नेक्स्ट टॉपिक अब हम समझने जा रहे हैं स्प्लिट जीन। बच्चों नाम से ही काफ़ी कुछ समझ में आता है। स्प्लिट का मतलब होता है कि कुछ पार्ट सेपरेट हो गया होगा, कुछ पार्ट अलग हो गया होगा, तो उसी को कहा जाता है स्प्लिट जीन। स्प्लिट जीन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे शार्प रॉबर्ट, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। स्प्लिट जीन का कंसेप्ट एक बात बहुत अच्छे से दिमाग में बिठाना कि ये केवल और केवल यूकैरियोट्स के लिए अप्लाई होता है। तो स्प्लिट जीन फाउंड ओनली इन यूकैरियोट्स, ये केवल यूकैरियोट्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट के अंदर स्प्लिट जीन नहीं होती। अभी तक जो मैकेनिज्म हम पढ़ते आ रहे हैं वो प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में होती थी, लेकिन स्प्लिट जीन का कंसेप्ट ये स्पेशल फॉर यूकैरियोट्स है। स्प्लिट जीन होती क्या है? फंक्शनल पार्ट के बीच में नॉन फंक्शनल पार्ट का आ जाना। जैसे बच्चों आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर समझाने के लिए ये बच्चों इस तरह से यहाँ पर समझाने के लिए ये फंक्शनल पार्ट लिया, ये फंक्शनल है और ये भी फंक्शनल है, ये फंक्शनल पार्ट था। अब इसके बीच में यहाँ पर कुछ नया पार्ट इंट्रोड्यूस कर दे, तो नया पार्ट इंट्रोड्यूस करोगे तो ये फंक्शनल, ये फंक्शनल, इन फंक्शनल के बीच में, इनके बीच में अब कुछ नया पार्ट आ गया, और यहाँ पर जो अब नया पार्ट आया समझाने के लिए कि ये आ गया नॉन फंक्शनल। तो फंक्शनल के बीच में नॉन फंक्शन आ गया तो फंक्शनल पार्ट क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है। इसी को कहा जाता है स्प्लिट जीन। समझ में आया? फंक्शनल के बीच में नॉन फंक्शन का आ जाना यही स्प्लिट जीन कहलाता है। अच्छा, ये बच्चों आपको समझाने के लिए स्प्लिट जीन ड्रॉ की है, जिसमें फंक्शनल पार्ट है और बीच में कैसा पार्ट आ गया? नॉन फंक्शन पार्ट आ गया। ये बच्चों डीएनए के अंदर हम बात करें कि डीएनए के अंदर कुछ नॉन फंक्शनल पार्ट है। नॉन फंक्शन से मतलब ये होता है कि जिसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल बेकार ही है, इसके पास प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसी को कहा गया नॉन फंक्शनल पार्ट। तो फंक्शन के बीच में नॉन फंक्शनल पार्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अच्छा, जब यहाँ पर इस डीएनए से आरएनए बनता है, तो जब आरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो इससे जब आरएनए बनेगा तो ये यहाँ पर इस तरह से आरएनए का डेवलपमेंट हुआ। आरएनए बना तो आरएनए बनाने की ये जो प्रोसेस यहाँ पर होगी, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे बच्चों यही ट्रांसक्रिप्शन हुआ और ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बना। अब इस आरएनए में फंक्शनल पार्ट से जो पार्ट डेवलप हुआ, फंक्शन से जो पार्ट बना वो एग्जैक्टली कहलाता है एक्सॉन। फंक्शन से जो बना वो एक्सॉन, नॉन फंक्शन से बना वो इंट्रॉन, इसी तरह से फंक्शनल पार्ट से जो बना फिर से एक्सॉन। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, फंक्शनल पार्ट से जो डेवलप होगा वो एक्सॉन कहलाता है और नॉन फंक्शन से जो बना वो इंट्रॉन। इस इंट्रॉन के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब ये काम का पार्ट है, एक्सॉन काम का पार्ट है, इंट्रॉन किसी बिना फंक्शन वाला पार्ट है, किसी काम का पार्ट नहीं है। अब ये जो यहां पर ट्रांसक्रिप्शन के बाद आरएनए बना, इसमें एक्सॉन भी है, इंट्रॉन भी है, दोनों है, एक्सॉन इंट्रॉन दोनों है, तो ऐसे आरएनए को नाम दिया जाता है एचएन आरएनए। एचएन का मतलब होता है हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। एच का मतलब हेट्रोजीनस, एन का मतलब न्यूक्लियर, आरएनए हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। कभी आपसे पूछे हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए किसको कहते हैं, तो ऐसा आरएनए जिसमें एक्सॉन के साथ साथ इंट्रॉन हो, ऐसे आरएनए को हम एचएन आरएनए कहते हैं। अब बच्चों ये जो एचएन आरएनए बना है, इस एचएन आरएनए की 2 प्रॉब्लम्स होती है। इसकी यहां पर 2 प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम होती है कि ये अनस्टेबल है। बात आती है अनस्टेबल क्यों है, या अनस्टेबल है तो क्यों है? ये अनस्टेबल इसलिए होता है क्योंकि इसके 5' एंड और इसके 3' एंड दोनों तरफ, 5' और 3' यहां पर एक्सोन्यूक्लियस इसको आसानी से कट कर देता है। मतलब यहां पे ये एक्सोन्यूक्लियस आया, इसने इसको यहां से कट कर दिया, एंड से काट दिया। इधर भी यहां पर भी एक्सोन्यूक्लियस आता है और ये भी एंड से कट कर देता है। तो ये एंड से काट देता है, तो इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है। ये अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि एक्सोन्यूक्लियस दोनों एंड को आसानी से काटता जाता है, जल्दी जल्दी टूट जाता है, तो ये अनस्टेबल होता है। दूसरी इसके अंदर बिग प्रॉब्लम है कंटेन इंट्रॉन्स। आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसके अंदर इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये भी इसकी प्रॉब्लम है। यानी 2 प्रॉब्लम है, एक तो अनस्टेबल है और दूसरा इंट्रॉन है। अब इस एचएन आरएनए की दोनों प्रॉब्लम को सोल्व आउट करना है, मतलब इसको अनस्टेबल से स्टेबल भी बनाना है और इसके इंट्रॉन को यहां से रिमूव भी करना है, हटाना भी है। सबसे पहले इसको स्टेबलाइज करते हैं, तो पहला पार्ट यहां पे आता है स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन का मतलब होता है कि इसको कैसे भी करके स्टेबल करें। स्टेबल करने से मतलब यह है कि इस एक्सोन्यूक्लियस से 5 और 3 को बचाना है, प्रोटेक्शन देनी है। अब इसकी प्रोटेक्शन कैसे दी जाए? ये बच्चों हमारे पास एचएन आरएनए था। अब इस एचएन आरएनए पर सबसे पहले 5' एंड पर एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड यहां जोड़ा गया। किससे बचाना है? एक्सोन्यूक्लियस। यहां एक्सोन्यूक्लियस काम करता था, इस एक्सोन्यूक्लियस से बचाना है, तो यहां एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड जोड़ा गया। नाम बताओ इसका,
7 मिथाइल ग्वानोसिन, कितने फॉस्फेट है 3, तो ये बन गया 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको शॉर्ट में 7mg कैप भी कह देते हैं। 7mg कैप, ये ऐसा लगता है जैसे कोई कैप लगा रखी है, तो इसी प्रोसेस को यहां पर कैपिंग के नाम से जानते हैं। ये कैपिंग हमेशा 5 डे एंड पर होती है, बहुत ध्यान समझना। 5 डे एंड पर प्रोटेक्शन देने के लिए 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट को अटैच किया गया और इसको अटैच करने की प्रोसेस को कहा गया कैपिंग। अच्छा, इस कैपिंग में एक बात ध्यान से आप देखिएगा, यहां 7 मिथाइल ग्वानोसिन है। ग्वानोसिन मतलब है तो ग्वानिन ही, लेकिन उसमें 7th पोजीशन पर मिथाइल लगा दिया। नॉर्मली ग्वानिन में मिथाइल नहीं होता, लेकिन इसमें ग्वानिन के साथ यहां पर 7th पोजीशन पर ऐसे मिथाइल ग्रुप लगा रखा होता है, यहां पर ऐसे मिथाइल ग्रुप लगा रखा है। बात आती है मिथाइल ग्रुप क्यों लगाते हैं। अच्छा, मिथाइल ग्रुप लगाने से फायदा यह होता है कि ये एक्सोन्यूक्लियस इसको पहचान नहीं पाता। जरा सोचना अच्छे से, अगर यहां पर केवल ग्वानिन अटैच करते, तो एक्सोन्यूक्लियस आसानी से पहचानता और आसानी से इसको रिमूव कर देता। तो यहां पर एक्सोन्यूक्लियस से बचाने के लिए इस 7 मिथाइल को लगाना बहुत जरूरी है। 7th पोजीशन पर मिथाइल को लगाना इसलिए जरूरी है कि एक्सोन्यूक्लियस इसको पहचान नहीं पाएगा, और जब एक्सोन्यूक्लियस इसको पहचान नहीं पाएगा तो हटेगा नहीं, और हटेगा नहीं तो स्टेबल हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, डीएनए आरएनए में नॉर्मली ग्वानिन होता है या 7 मिथाइल ग्वानिन होता है? सोच समझ के आंसर देना। नॉर्मली क्या होता है? ग्वानिन। ये नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होता, ये नॉर्मली नहीं होता, तो इसीलिए इसको कहा जाता है अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड। अनयूजुअल क्यों कहा? क्योंकि ये यूजुअली नहीं मिलता, इसलिए इसको नाम दिया अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड। और इस अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड को अटैच करने का काम एक स्पेशल एंजाइम ने किया, जिसका नाम ग्वानिल ट्रांसफरेज है। मतलब ग्वानिल ट्रांसफरेज एंजाइम आता है और वही यहां पर इसको अटैच करता है। अच्छा, जब ये यहां अटैच होता है तो याद रखना बच्चों, ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में ही अटैच होता है। हम अभी तक क्या पढ़ते हैं, नया न्यूक्लियोटाइड आता ट्राइफॉस्फेट में है, 2 फॉस्फेट हट जाते थे, लेकिन यहां पर ये ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में ही अटैच किया जाता है। एनसीईआरटी में जब इसका डायग्राम देखोगे तो वहां पर भी आपको 3 फॉस्फेट मिलेंगे, और ये याद रखना वो बिल्कुल सही है, ये यहां पर ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में ही अटैच होता है। अटैच इसलिए किया गया ताकि एंजाइम से इसको बचाया जा सके। क्लियर? अच्छा, ये काम तो हुआ है कैपिंग का काम 5 डे एंड पर, तो ये बात याद रखना, 5 डे एंड पर कैपिंग करते हैं। कैपिंग में 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट को लगाते हैं, जो कि एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड होता है, यूजुअली डीएनए आरएनए में नहीं मिलता। अच्छा, 5 डे एंड की तो प्रोटेक्शन हो गई। अब बात आती है 3 डे एंड। 3 डे एंड को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए? तो 3 डे एंड को प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पर एडेनिन के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को अटैच कर दिया। जैसे यहां पे आप देख रहे हैं बच्चों, एडेनिन 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 एडेनिन, ऐसे बहुत सारे। ये एडेनिन के अप्रोक्सीमेटली 200 से 300 मॉलिक्यूल होते हैं, एक दो भी नहीं। यहां पर एडेनिन की एक लंबी सी टेल लगाते हैं, कितने? 200 से 300 मॉलिक्यूल। बात आती है एडेनिन की, यहां पर एडेनिन की इतनी लंबी टेल क्यों लगाई? इतनी लंबी टेल लगाने से फायदा यह होता है कि जब यहां पर एक्सोन्यूक्लियस इसको काटेगा, और एक्सोन्यूक्लियस जब इसको कट करते करते यहां से ऐसे कट करते करते जब तक यहां तक पहुंचेगा, तब तक तो ये अपना काम कर चुका होगा, प्रोटीन बनवा चुका होगा। अरे बात समझ में? तो यहां लंबी टेल इसी लगाते हैं ताकि ये एक्सोन्यूक्लियस जब इसको कट करते करते यहां तक पहुंचेगा, तब तक ये यहां पर अपना काम कर चुका होगा, प्रोटीन बना चुका होगा। बात समझ में? और एडेनिन तो आप जानते हैं नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड है, तो एक्सोन्यूक्लियस तो इस पर वर्क कर सकता है। यहां पर एडेनिन की आपको एक टेल देखने को मिली है, इसीलिए इसको कहा जाता है पॉली ए टेल। इसको कहेंगे पॉली ए टेल, और इसको अटैच करने वाली प्रोसेस को कहा जाता है टेलिंग। जैसे 5 डे एंड पर कैपिंग हुई, तो 3 डे एंड पर यहां पर टेलिंग का काम किया जाता है। अच्छा, जब यहां टेलिंग हुई तो इस टेलिंग में एडिनाइलेटेड रेजिड्यू कितने अटैच किए गए? 200 से 300। लेकिन एक खास बात, ये अटैच किए जाते हैं टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर से मतलब होता है कि इस एडेनिन का यह जो न्यूक्लियोटाइड अटैच किए गए, इसको अटैच करने में डीएनए का कोई रोल नहीं है। यहां से लेके यहां तक इतना पार्ट जो है, ये जो अटैच किया गया, ये तो डीएनए से बना है। आप जानते हैं आरएनए डीएनए से बना है, मतलब ये सब डीएनए से बना है, मतलब ये टेम्पलेट डिपेंड है। लेकिन इन एडेनिन के मॉलिक्यूल को बाद में एक्स्ट्रा अलग से ऐड किया जाता है, बिना डीएनए के अटैच किया जाता है, इसलिए लिखा जाता है टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में इसको अटैच किया जाता है। और अटैच करने वाला एंजाइम होता है पॉली ए पॉलीमरेज। तो पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम ही यहां पर एडेनिन की इस तरह से टेल बनाने का काम करता है। क्लियर?
तो याद रखना, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए दोनों एंड को प्रोटेक्शन दिया गया। 5 डैश एंड पर कैपिंग करते हैं, 3 डैश एंड पर टेलिंग करते हैं। ये क्वेश्चन आता है टेलिंग में किसको अटैच करते हैं, एडेनिन के मॉलिक्यूल। नंबर भी याद रखना 200 से 300 और कैसे, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में उसको अटैच किया जाता है। अच्छा, इसकी पहली प्रॉब्लम तो हमने सोल्व कर दी, किसको स्टेबल तो हमने बना दिया। अब इसकी एक प्रॉब्लम और थी कि इसके अंदर इंट्रॉन्स है, इन इंट्रॉन्स को हटाना पड़ेगा। और इंट्रॉन्स को हटाने के लिए यहां एक प्रोसेस काम में ली जाती है जिसका नाम है स्प्लाइसिंग। नाम है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब होता है इंट्रॉन को रिमूव करना। स्प्लाइसिंग का मतलब रिमूवल ऑफ इंट्रॉन। इंट्रॉन को हटाना, इसी को हम स्प्लाइसिंग कहते हैं। बात आती है यहां पर इन इंट्रॉन्स को कैसे हटाया जाए। इंट्रॉन्स को हटाने के लिए यहां बच्चों एक स्पेशल कॉम्प्लेक्स काम आता है जिसका नाम है स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। एक स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स काम आता है। इस स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स में एसएन आरएनए काम आता है, एसएन आरएनपी यूज होते हैं और साथ ही साथ सम अदर प्रोटीन यूज किए जाते हैं। एसएन आरएनए, एसएन का मतलब होता है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। एक बार फिर से, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। क्लियर। एसएनआरपी का स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। ये बच्चों प्रोटीन है, पी फॉर प्रोटीन। तो ये प्रोटीन होता है और इसके साथ साथ कुछ एडिशनल प्रोटीन और अटैच होते हैं और तीनों मिलकर स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स में 3 चीजें हैं, एसएन आरएनए, याद रखना कौन सा आरएनए, एसएन आरएनए, नेक्स्ट एसएन आरएनपी एंड सम अदर प्रोटीन से यहां पे हेल्प करते हैं। और तीनों का जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसी को स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स जनरली उस जगह बाइंड करता है जहां पर एक्सोन इंट्रोन का जंक्शन है। डायग्राम में देख रहे हैं, ये एक्सोन इंट्रोन का जंक्शन पॉइंट यहां आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर। तो जहां एक्सोन इंट्रोन का जंक्शन होता है, इसी जंक्शन पर यह स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स आकर बाइंड कर जाता है। अच्छा, जब ये स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स बाइंड करता है तो इसमें 3 चीजें कौन कौन है बच्चों, एसएन आरएनए, एसएन आरएनपी एंड सम अदर प्रोटीन। तीनों चीज इसमें होती है। सिमिलरली एक्सोन इंट्रोन का जंक्शन आपको ये दिखाई दे रहा है, ये वाला, तो यहां पर भी ये स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स आकर बाइंड कर जाएगा। क्लियर हुआ। इधर भी स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स लगा है, इधर भी स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स लगा है। इस स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स के अंदर राइबोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, मतलब ये आरएनए को डिग्रेड कर सकता है। तो ये स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स क्या करता है, यहां से आरएनए को कट करता है और यहां से आरएनए को कट करता है। मतलब इस इंट्रोन वाले पार्ट को और इस इंट्रोन वाले पार्ट को यहां से कट करके इसको अलग करता है। जैसे ही अलग होंगे तो अलग होने के बाद अब यहां पर इस एक्सोन को फिर इस एक्सोन से अटैच कर दिया जाएगा। मतलब एक्सोन को इस एक्सोन से, ये दोनों एक्सोन एक्सोन आपस में अटैच हो जाएंगे और ये इंट्रोन हट जाएगा। ये इंट्रोन यहां से हटा दिया जाएगा और एक्सोन को एक्सोन से जोड़ेंगे। जोड़ने वाला एंजाइम होता है लाइगेज, और आरएनए को जोड़ रहे हैं तो आरएनए लाइगेज आता है और वही एक्सोन को एक्सोन से चिपका देगा। अगर एक्सोन एक्सोन चिपक गए तो इंट्रोन हटेगा और इंट्रोन को हटाने की प्रोसेस का नाम स्प्लाइसिंग। अच्छा, जैसे ये स्प्लाइसिंग होती है, अब यहां पर फाइनली जो बनेगा, इसके अंदर एक्सोन एक्सोन रहेंगे, इंट्रोन नहीं रहेगा। आप देख भी रहे हैं यहां पे बच्चों कोई इंट्रोन नहीं है, केवल एक्सोन एक्सोन है और इधर कैपिंग हो चुकी है और इधर टेलिंग हो चुकी है। अब ये जो फाइनली आरएनए बना, इस आरएनए को कहते हैं एमआरएनए। एक बार फिर से इस बात को समझना, इंट्रोन को हटाना है, इंट्रोन को हटाने की प्रोसेस का नाम बोलो स्प्लाइसिंग। ये याद रखना, स्प्लाइसिंग का मतलब रिमूवल ऑफ इंट्रोन। बताइए इंट्रोन को हटाने वाले कॉम्प्लेक्स का नाम, तो कॉम्प्लेक्स का नाम स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में कौन सा आरएनए होता है, बताओ बच्चों, आरएनए कौन सा है, एसएन आरएनए, और प्रोटीन एसएन आरएनपी एंड एडिशनल प्रोटीन होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स उस जगह बनता है जहां एक्सोन इंट्रोन का जंक्शन है। यहां बाइंड हुआ, यहां बाइंड हुआ, पहले इसमें यहां पर ऐसे कट लगता है, यहां पर भी कट लगता है, फिर बच्चों यहां पर इसको यहां पर अटैच कर दिया जाता है। फिर इस वाले पार्ट को कट किया था, यहां से कट किया था, फिर यहां पर फाइनली इनको यहां से इसको इस सेट के साथ ज्वाइन कर देते हैं। और जब ये एक्सोन एक्सोन से ज्वाइन हो जाएगा, इंट्रोन हट जाएगा और यही प्रोसेस कहलाती है स्प्लाइसिंग। और फाइनली अब जो आरएनए बना, इस आरएनए को नाम दिया जाता है एमआरएनए। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए कह सकते हैं या इसे कई बार मैच्योर आरएनए के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। अब ये जो फाइनल आरएनए बना एमआरएनए, मेरा क्वेश्चन, क्या एमआरएनए के अंदर इंट्रॉन्स होते हैं? नहीं, एमआरएनए में इंट्रॉन्स नहीं होते। एमआरएनए में तो केवल और केवल एक्सोन एक्सोन होते हैं। हमने जब स्टार्टिंग का आरएनए बनाया था, डीएनए से स्टार्टिंग का आरएनए बना था, क्या नाम दिया था, एचएन आरएनए। स्टार्टिंग में जो बना था वो तो था एचएन आरएनए। उस एचएन आरएनए में क्या क्या था, एक्सोन एक्सोन भी थे, इंट्रॉन भी था।
तो HNRNA को ही मॉडिफाइड करके फाइनली बनाया जाता है mRNA। HNRNA उसमें मॉडिफिकेशन हुआ और mRNA हुआ। मेरा क्वेश्चन, कैपिंग टेलिंग DNA में होती है या RNA में? कैपिंग टेलिंग किस में होती है? RNA में। ये सारा मॉडिफिकेशन हम RNA में कर रहे हैं। DNA ने तो HNRNA बना दिया, फिर उसमें हम ये मॉडिफिकेशन करते जा रहे हैं। क्लियर? कैपिंग कौन से एंड पर? 5 डेज, टेलिंग 3 डेज और स्प्लाइसिंग से फाइनली इंट्रॉन को हटा देते हैं। अच्छा क्वेश्चन आए, स्प्लाइसिंग में कौन सा RNA हेल्प करता है? स्प्लाइसिंग में जो RNA हेल्प करता है उसको कहा जाता है SNRNA। यहां SNRNA का रोल रहता है। और क्वेश्चन आए, HNRNA mRNA में डिफरेंस बता सकते हो? HNRNA में इंट्रॉन होते हैं, mRNA में नहीं होते। दूसरा डिफरेंस ये होता है, HNRNA अनस्टेबल होता है, जबकि mRNA में कैपिंग टेलिंग हो जाती है तो रिलेटिवली HNRNA के कंपैरिजन में ये मोर स्टेबल रहता है। तो जो बातें यहां पर समझाई गई क्लियर हुई? ये जितनी भी बातें हम समझ रहे हैं ये प्रोकैरियोट में होती है, यूकैरियोट किस में होती है? हाँ, ये सब बातें यूकैरियोट्स में होती है। एक बार नीट में बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था, मैं आपसे ओरली क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन पूछा गया था, स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स अब्सेंटिन, स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स अब्सेंटिन, उसमें मैं पहला ऑप्शन देता हूं प्लांट। बताइए बच्चों, प्रेजेंट अब्सेंट? प्लांट में तो प्रेजेंट है क्योंकि यूकैरियोट है। सेकंड ऑप्शन दे दिया ई कोलाई में अब्सेंट होगा क्योंकि ये प्रोकैरियोट से। थर्ड ऑप्शन दे दिया बर्ड्स के अंदर प्रेजेंट होगा क्योंकि यूकैरियोट से। तो बस इतना याद रखो कि ये प्रोकैरियोट के केस में क्या होता है? अब्सेंट होता है। ऐसा नीट में क्वेश्चन आ चुका है। ये जितनी भी बातें यहां स्प्लाइसिंग की समझाई है, ये बातें आप अच्छे से ध्यान रखें। स्प्लाइसिंग से रिलेटेड अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं। बात आती है स्प्लाइसिंग की, ये प्रोसेस कहां की जाती है? स्प्लाइसिंग की प्रोसेस यूकैरियोटिक सेल में स्पेशली की जाती है न्यूक्लियस के अंदर, साइटोप्लाज्म में नहीं होती। ये सारा काम न्यूक्लियस में होता है। इसको ऐसे समझिएगा, ये यूकैरियोटिक सेल है जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में जो डीएनए था, इससे यहां बना HNRNA। इस HNRNA में आप सभी जानते हैं कि HNRNA में एक्सोन के अलावा इंट्रॉन भी होते हैं। बताओ किसको हटाएंगे? इंट्रॉन को। और हटाने की इस प्रोसेस को कहेंगे स्प्लाइसिंग। और यह काम कहां हो रहा है? न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस के अंदर जैसे इंट्रॉन हटेगा, अब यहां पर केवल और केवल एक्सोन बचेंगे। RNA का नाम mRNA, इधर कर देंगे कैपिंग, इधर कर देंगे टेलिंग ताकि स्टेबल हो जाए। और यही mRNA अब न्यूक्लियस से बाहर आएगा। बाहर मतलब साइटोप्लाज्म में। तो ये फाइनली साइटोप्लाज्म में जाएगा, फिर इसके ऊपर ऐसे राइबोसोम जुड़ेंगे और ये प्रोटीन का सिंथेसिस कर देगा, फिर ये बाहर जाके प्रोटीन बनाएगा। तो मुझे इतना बताओ, स्प्लाइसिंग का काम न्यूक्लियस में हुआ या साइटोप्लाज्म में? तो स्प्लाइसिंग का काम यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, न्यूक्लियस के अंदर स्प्लाइसिंग होती है। और एक और क्वेश्चन, न्यूक्लियस से HNRNA बाहर निकलता या mRNA? न्यूक्लियस से HNRNA बाहर नहीं निकलता। कौन निकलता है? mRNA। जो मैच्योर RNA था, मॉडिफाइड RNA था, वही फाइनली साइटोप्लाज्म में जाके प्रोटीन बनाता है। अच्छा, यूकैरियोट्स की हम बात करें तो मोस्टली यूकैरियोटिक जीन स्प्लिट जीन होती है। स्प्लिट जीन मतलब वही एक्सोन के साथ इंट्रॉन भी होंगे, मतलब वही HNRNA बनाती है। अच्छा, मैक्सिमम स्प्लिट जीन है तो मैक्सिमम में HNRNA बनेगा। अब इस HNRNA में से इंट्रॉन हटाना है तो स्प्लाइसिंग करनी पड़ेगी। तो यूकैरियोट में स्प्लाइसिंग होती है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन आते हैं। जीन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन याद करो, पैकेजिंग में जो काम आता है। हिस्टोन प्रोटीन को बनाने वाली जीन, उससे डायरेक्ट mRNA नहीं बनता है, मतलब वहां स्प्लाइसिंग की जरूरत नहीं है। सेम एज इंटरफेरोन प्रोटीन, इंटरफेरोन जो वायरस से बचाते हैं, इंटरफेरोन प्रोटीन की जो जीन होती है ये भी नॉन स्प्लिट जीन होती है। मतलब ये दोनों एक्सेप्शन है, बाकी सारे जीन स्प्लिट है, लेकिन इसको कहा जाए तो इन जीन को हम कह सकते हैं नॉन स्प्लिट है। इनमें स्प्लाइसिंग की जरूरत नहीं होती है, बस ये एक्सेप्शन है। अच्छा, प्रोकैरियोट में आपसे पूछा जाए, प्रोकैरियोट में आप ही आंसर देना, स्प्लिट जीन होगी या नॉन स्प्लिट? तो प्रोकैरियोट में स्प्लिट जीन नहीं होती है। मोस्टली प्रोकैरियोटिक जीन्स आर एग्जांपल ऑफ नॉन स्प्लिट जीन। ये नॉन स्प्लिट जीन का एग्जांपल होता है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, और वो है आर्कीबैक्टीरिया। क्वेश्चन, आर्कीबैक्टीरिया प्रिमिटिव बैक्टीरिया है या एडवांस? आर्कीबैक्टीरिया बहुत ही पुराने टाइप का बैक्टीरिया है, कहा जाता है कि ये बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का बैक्टीरिया होता है। लेकिन इस आर्कीबैक्टीरिया के अंदर स्प्लाइसिंग होती है, मतलब आर्कीबैक्टीरिया की जो जीन होती है वो स्प्लिट होती है। ये एक्सेप्शन है, आर्कीबैक्टीरिया एक्सेप्शनली स्प्लिट जीन रखते हैं। क्लियर? अच्छा, जैसे ही बच्चों आर्कीबैक्टीरिया में स्प्लाइसिंग होती है तो इसका मतलब
ये स्प्लाइसिंग आज के ज़माने से स्टार्ट हुई है या पुराने ज़माने से चली आ रही है? स्प्लाइसिंग का होना बहुत ही पुराना फीचर है, तो कई सालों पहले से चली आ रही है। तो स्प्लाइसिंग को कहा जाता है कि ये एक प्रिमिटिव फीचर होता है, एंशिएंट फीचर है, पुराना फीचर होता है। क्यों इसको प्रिमिटिव फीचर कहा गया? क्योंकि ये आर्कीबैक्टीरिया से चली आ रही है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक प्रिमिटिव फीचर होता है। क्लियर? अच्छा, जैसे अपनी सेल में स्प्लाइसिंग होती है, स्प्लाइसिंग होते ही हमें एक तरह से आर्कीबैक्टीरिया की याद आने लग जाती है। अपनी सेल में जैसे स्प्लाइसिंग हुई हमें याद आता है आर्कीबैक्टीरिया, क्योंकि आर्कीबैक्टीरिया से शुरू हुई थी, तो आर्कीबैक्टीरिया की याद आने लग जाती है। तो स्प्लाइसिंग का होना ये रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी को शो करता है। रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी, एनसीईआरटी पढ़ोगे लाइन मिलेगी आपको। रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी का मतलब होता है रिमेंबर ऑफ पास्ट, पास्ट की याद दिलाता है। और किसकी याद दिलाता है? आर्कीबैक्टीरिया। जैसी सेल में स्प्लाइसिंग हुई, आज के टाइम पे स्प्लाइसिंग हुई, आर्कीबैक्टीरिया की याद आ जाती है। तो ये पुराने जमाने की याद दिलाता है, इसलिए एनसीईआरटी ने बड़ा अच्छा वर्ड लिखा है, रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी। अच्छा, ये जो स्प्लाइसिंग होता है ये आरएनए वर्ल्ड की डोमिनेंसी को शो करता है। मतलब स्टार्टिंग में जो वर्ल्ड बना था आरएनए वर्ल्ड, ये हमें स्प्लाइसिंग से भी पता चलता है। आरएनए वर्ल्ड की डोमिनेंसी कई बातों से पता चलती है, उसमें एक पॉइंट यहां पर स्प्लाइसिंग भी होता है। क्लियर? तो स्प्लाइसिंग का होना कौन से वर्ल्ड की याद दिलाता है? आरएनए वर्ल्ड। ये पूछा जाता है स्प्लाइसिंग का होना किसकी याद दिलाएगा? तो आरएनए वर्ल्ड, क्योंकि ये पुराने जमाने से चला आ रहा है। ये जो इसके स्पेशल पॉइंट जितने भी आपको बताए गए, ये सब याद रखना है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, स्प्लिट जीन स्प्लाइसिंग का काम यूकैरियोट में कहां होता है? तो लोकेशन न्यूक्लियस के अंदर। हमारे अंदर मैक्सिमम जीन स्प्लिट है, दो एक्सेप्शन। प्रोकैरियोट में उल्टा है, मैक्सिमम जीन नॉन स्प्लिट है, एक्सेप्शन आर्कीबैक्टीरिया। और ये बहुत पुराना फीचर है, प्रिमिटिव फीचर होता है, और ये हमें पुराने जमाने की याद दिलाता है, रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी को शो करता है, और ये हमें आरएनए वर्ल्ड की डोमिनेंसी को भी सिखाने का काम करता है। बात आती है आरएनए वर्ल्ड क्या होता है। आरएनए वर्ल्ड क्या होता है इसके बारे में अब हम समझते हैं। आरएनए वर्ल्ड, डीएनए और आरएनए दोनों को अगर हम कंपेयर करें, दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, डीएनए भी समझ चुके हैं, आरएनए भी समझ चुके हैं। आपसे पूछा जाए कौन ज्यादा फंक्शन कर सकता है, आंसर दीजिए। दोनों में से ज्यादा फंक्शन कौन कर सकता है, डीएनए करेगा या आरएनए? अगर हम दोनों के फंक्शन को कंपेयर करें, ये बच्चों आरएनए है और ये डीएनए, कंपेयर करते हैं। आरएनए का फर्स्ट फंक्शन होता है कि एंजाइम की तरह काम करता है। जानते हो राइबोजाइम, वही 23S rRNA एंजाइम के तो काम करता है, rRNA था एंजाइम का काम करता है। तो आरएनए एंजाइम का काम करता है। और आप सभी जानते हैं एंजाइम सेल की मेटाबॉलिक रिएक्शन को कराते हैं, मतलब इसी का अल्टीमेटली रोल मेटाबॉलिज्म में है। कभी आपसे पूछे आरएनए हेल्प इन मेटाबॉलिज्म? यस, क्योंकि आरएनए एंजाइम की तरह काम करेगा तो मेटाबॉलिज्म तो कर ही सकता है। साथ ही साथ आरएनए का एक बड़ा अच्छा रोल होता है स्प्लाइसिंग। आप बताओ कौन सा आरएनए स्प्लाइसिंग करता है, नाम बताओ उसका। एसएनआरएनए, अभी हमने पढ़ा। एसएनआरएनए जो होता है वो स्प्लाइसिंग भी कर सकता है, तो स्प्लाइसिंग में भी इसका रोल होता है। आरएनए का अगला रोल होता है एडाप्टर। कौन सा आरएनए एडाप्टर है? टीआरएनए। टीआरएनए को हम एडाप्टर आरएनए कहते हैं, अमीनो एसिड को कैरी करके ले जाता है। आरएनए का अगला रोल होता है राइबोसोम बनाना। कौन सा आरएनए राइबोसोम बनाता है? आरआरएनए। आरआरएनए का फंक्शन होता है राइबोसोम बनाना। आरएनए प्रोटीन बनाता है, एमआरएनए पर प्रोटीन बनाने का मैसेज होता है तो प्रोटीन बना सकते हैं। आरएनए से आरएनए भी बन सकता है, क्योंकि कुछ वायरस के अंदर ऐसा देखा गया है कि वहां पे आरएनए से आरएनए बनता है, रेप्लिकेशन होता है आरएनए का। आरएनए से बच्चों डीएनए भी बनता है, उल्टा काम भी होता है। एक प्रोसेस हम समझेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, उसके अंदर आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है। तो अगर मैं कहूं आरएनए तो कई फंक्शन करता है। आरएनए एंजाइम का काम करता है, स्प्लाइसिंग में इसका रोल है, एडाप्टर का काम करेगा, राइबोसोम की स्ट्रक्चर बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, आरएनए से आरएनए बनाता है, डीएनए बनाता है, तो इसके मल्टीपल फंक्शन है। अब यही बातें हम डीएनए पर अप्लाई करें कि डीएनए क्या क्या कर सकता है। बताना बच्चों, डीएनए एंजाइम का काम नहीं कर सकता, स्प्लाइसिंग नहीं कर सकता, क्योंकि स्प्लाइसिंग में डीएनए का कोई रोल नहीं है। अच्छा, एडाप्टर की तरह काम नहीं करता, राइबोसोम नहीं बनाता, डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनाता। डायरेक्ट तो बनाने थी, डीएनए को अगर प्रोटीन बनाना है तो आरएनए पे डिपेंड होना पड़ता है, डायरेक्ट तो बनाते नहीं है। हाँ, डीएनए यहां पर आरएनए जरूर बना सकता है, डीएनए यहां पर आरएनए जरूर बना सकता है, और डीएनए से डीएनए भी बन सकता है। यानी डीएनए यहां पर केवल 2 फंक्शन कर रहा है, जबकि आरएनए तो कई फंक्शन कर रहा है। तो याद रखना, सेल में
आपसे पूछा जाए मोर फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, तो आरएनए यही सेल के ज्यादातर फंक्शन को परफॉर्म कराता है, यही प्रोटीन बनाता है, यही मेटाबॉलिज्म कराता है, कई तरह के फंक्शन कर सकता है। जब आरएनए कई तरह के फंक्शन कर सकता है, तो जब इवोल्यूशन हो रहा होगा, तो आप सोचिए इन दोनों में से पहले किसको बनाया होगा? सोचो। हाँ, इन दोनों में से सबसे पहले आरएनए को ही बनाया गया होगा, क्योंकि आरएनए कई फंक्शन कर सकता है। इवोल्यूशन के टाइम पर इतने बायोमोलिक्यूल नहीं थे, बायोमोलिक्यूल बहुत कम थे। उस टाइम सेल को कम से कम बायोमोलिक्यूल से सारे फंक्शन कराने थे, कम बायोमोलिक्यूल से बहुत सारे काम कराने थे, और आरएनए काम कर सकता है। आरएनए कैटलिस्ट का काम कर सकता है, आरएनए खुद अपनी कॉपी बना सकता है, आरएनए प्रोटीन बना सकता है, मेटाबॉलिज्म कर सकता है। तो सेल ने समझदारी दिखाते हुए सबसे पहले आरएनए को ही बनाया होगा। इसीलिए आरएनए को कहा जाता है आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। मतलब अर्थ पे सबसे पहले किसको बनाया होगा? आरएनए को बनाया होगा। कैसे आपको पता चला कि आरएनए पहले बना होगा? क्योंकि ये कई फंक्शन कर सकता है। अच्छा, यहां आपको समझाने के लिए ये कुछ ओल्ड सेल ली। ओल्ड सेल मतलब जब इवोल्यूशन हो रहा था उस टाइम की सेल लेते, उस टाइम की सेल ली गई। ये ओल्ड सेल है, ये ओल्ड सेल है, ये ओल्ड सेल है, ये ओल्ड सेल से। अब इन ओल्ड सेल में सोच समझ के बताना, डीएनए को पहले बनाया होगा या आरएनए को? दिमाग लगाओ। हाँ, इन ओल्ड सेल में सबसे पहले क्या बना होगा? आरएनए, क्योंकि आरएनए कई काम कर रखा है। तो इन सेल ने सोचा कि आरएनए इतने काम कर सकता है, तो क्यों ना पहले उसको बनाया जाए। तो सबसे पहले यहां पे आरएनए बना, इस सेल में भी आरएनए बना, इस सेल में भी आरएनए बना। मतलब सारी सेल में आरएनए था। उस जमाने की सेल में डीएनए का नाम ही नहीं था। मतलब अर्थ पर सबसे पहले आरएनए को बनाया गया था, क्योंकि ये बहुत सारे काम कर रहा था। तो यहां पे आरएनए कई फंक्शन कर रहा था। हर सेल के अंदर उस टाइम आरएनए आरएनए ही दिखता था, डीएनए का नाम ही नहीं था। हर सेल में वहां आरएनए आरएनए नजर आता था। तो उस टाइम के इस वर्ल्ड को नाम दिया गया आरएनए वर्ल्ड। मतलब उस टाइम का वर्ल्ड क्या कहलाता है? आरएनए वर्ल्ड कहलाता है, क्योंकि उस जमाने में केवल आरएनए था, डीएनए का नाम ही नहीं था। अच्छा, अब इस आरएनए की सेल को एक प्रॉब्लम पता चली। आरएनए की प्रॉब्लम ये पता चली कि ये आरएनए अनस्टेबल है, जल्दी टूट जाता है। इसमें इंफॉर्मेशन लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर पाते। इसीलिए बच्चों इसी आरएनए को फिर चेंज करके धीरे धीरे डीएनए को डेवलप किया गया। यानी आरएनए से डीएनए का डेवलपमेंट किया गया। और डीएनए बनाने का पर्पस ये था कि ये स्टेबल था, जिसमें इंफॉर्मेशन लंबे टाइम तक स्टोर कर सके। अगर बच्चों मैं प्रेजेंट टाइम की सेल में आपसे पूछूं कि डीएनए है या आरएनए, बताओ। आज के टाइम पर अगर आप देखोगे तो दोनों ही सेल में प्रेजेंट है। हमारी सेल में बात करें, डीएनए आरएनए दोनों है। और दोनों होना क्यों जरूरी है? अच्छा, आज के टाइम पे डीएनए आ चुका है, तो फिर तो आरएनए को उड़ा देना चाहिए था, आरएनए खत्म कर देना चाहिए था। फिर आज के टाइम पे भी आरएनए क्यों रखा गया? क्योंकि बच्चों आज भी फंक्शन तो सारे आरएनए ही कर रहा है। आरएनए तो एंजाइम का काम कर रहा है, वही प्रोटीन बना रहा है, वही एंजाइम की तरह वर्क कर रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी करा रहा है। तो आज के टाइम पे भी सारे काम कर तो आरएनए ही रहा है। डीएनए बस इसलिए रखा गया कि स्टेबल है, जिसमें इंफॉर्मेशन लंबे टाइम तक स्टोर कर सके। तो इंफॉर्मेशन को लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए आज के टाइम पर डीएनए को डेवलप किया गया है। क्लियर? अगर ये स्टेबिलिटी का चक्कर नहीं होता ना बेटे, तो हो सकता है आज भी केवल आरएनए आरएनए ही होता। लेकिन स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए फिर डीएनए को डेवलप किया गया। ये एक मजबूरी थी, मजबूरी से ही डीएनए डेवलप हुआ है। इवोल्यूशन के टाइम पे आरएनए से ही फाइनली किसका फॉर्मेशन हुआ था? डीएनए का फॉर्मेशन हुआ था। जो बात यहां समझाई, क्लियर हुई? क्लियर। अच्छा, डीएनए को आज के टाइम पे हम कह सकते हैं मेन जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि ये स्टेबल है, इसमें इंफॉर्मेशन लंबे टाइम तक हम स्टोर रख सकते हैं। क्लियर? तो आरएनए वर्ल्ड क्या होता है ये हमने सीखा। नेक्स्ट टॉपिक अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या होते हैं? एमआरएनए पर प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन होती है। मतलब एमआरएनए पर जो कोडोन्स होते हैं उन्हीं से डिसाइड किया जाता है कि कौन सा अमीनो एसिड आने वाला होगा। इन्हीं कोडोन्स को मिला के ही बनता है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड, अगर हम टर्म की बात करें तो जेनेटिक कोड टर्म दी थी जॉर्ज गेमो साइंटिस्ट ने। गेमो साइंटिस्ट ने पहली बार जेनेटिक कोड टर्म यूज़ की थी। लेकिन इसकी डिस्कवरी का जो क्रेडिट गया है ये 3 साइंटिस्ट को गया, निरेनबर्ग, मैथाई एंड खुराना। इन 3 साइंटिस्ट ने मिलकर जेनेटिक कोड की डिस्कवरी की थी। अगर बच्चों हम डीएनए की एक स्टैंड लें, मान लीजिए ये डीएनए की एक स्टैंड है। इन एक स्टैंड लेने के बाद मैं आपसे कहूँ डीएनए की दूसरी स्टैंड लिखो, यहाँ पर आपसे कहा जाए डीएनए की दूसरी स्टैंड लिखो, आप बड़े इजीली डीएनए की दूसरी स्टैंड लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि इस ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी है। तो बड़े इजीली आप कहोगे कि ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी है, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए,
जी का सी, सी का जी, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है। और इस कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन से डीएनए लिखना आसान है, बहुत आसान होता है। इसी तरह से अगर मैं डीएनए की स्ट्रैंड दूं और कहा जाए आरएनए के बारे में लिखो, तो आरएनए लिखना भी आसान होता है। बस यहां पर ए के सामने यू आ जाएगा, अच्छा टी है तो वापस ए, जी है तो सी, सी है तो जी। डीएनए से आरएनए लिखना भी आसान होता है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है। यहां ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू है और जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी है, यानी डीएनए से डीएनए लिखना आसान है, डीएनए से आरएनए लिखना आसान है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है। अब बच्चों यहां पर क्या किया, ये आरएनए की स्ट्रैंड दी और आरएनए की स्ट्रैंड देके आपसे कहा जाए प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड आने वाले हैं इनकी सीक्वेंस लिखो। मतलब आरएनए लिख के आपसे कहा जाए अमाइनो एसिड की सीक्वेंस लिखो, इसको लिखने में पसीना आ जाता है। ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है, ये इतना आसान काम नहीं होता है। अच्छा, क्योंकि यहां पर कोई कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है ही नहीं कि यू का कॉम्प्लीमेंट्री कुछ है ही नहीं, तो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन नहीं होता, इसीलिए आरएनए से प्रोटीन लिखना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन एक बात साइंटिस्ट लोगों ने ये देखी है कि अगर यहां पर किसी नाइट्रोजन बेस में चेंज हो जाए तो अमाइनो एसिड में यहां पर चेंजेस आ जाता है। मतलब ये चेंज हुआ तो ये चेंज हो जाता है। मतलब इनमें कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन तो नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट रिलेशन जरूर है। ऐसे साइंटिस्ट लोगों के पास कई एविडेंस है कि इसमें चेंज करे तो इसमें चेंज आ जाता है। मतलब इन दोनों में कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट रिलेशन है। आरएनए और प्रोटीन के अमाइनो एसिड में कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट रिलेशन होता है और उसी रिलेशन को कहा जाता है जेनेटिक कोड। तो आरएनए अमाइनो एसिड का रिलेशन यही जेनेटिक कोड होता है। इसमें बच्चों एक टर्म आती है कोडोन। कोडोन बच्चों उसको कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड की वो सीक्वेंस जो किसी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करे। पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करे तो उसको कोडोन कहते हैं। और बहुत सारे कोडोन मिला के फाइनली बनता है जेनेटिक कोड, जिससे पूरी होल पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड किया जाता है। यानी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करे तो कोडोन, पूरी होल पॉलीपेप्टाइड चेन कोड हो जाए तो उसको जेनेटिक कोड कहते हैं। इसको बच्चों आप ऐसे समझो, ये एमआरएनए आपके सामने है, यहां पर मैंने एमआरएनए को ड्रॉ किया। इस एमआरएनए पर यहां ये 3 नाइट्रोजन बेस है। इन 3 नाइट्रोजन बेस को मिला के आप कहते हैं कोडोन। अच्छा, इन कोडोन का काम होता है अमाइनो एसिड को कोड करना। मतलब 20 में से कौन सा अमाइनो एसिड यहां आएगा वो डिसाइड करना। कोडोन का फंक्शन होता है कोड अमाइनो एसिड, यह अमाइनो एसिड को कोड करने का काम करता है। अगर यहां AUG है, बात को सुना, अगर यहां AUG है तो इससे जो अमाइनो एसिड आता है मिथ्योनिन आता है। यहां जो अमाइनो एसिड आया उसका नाम मिथ्योनिन, यानी एक कोडोन से एक अमाइनो एसिड आता है। एक कोडोन का काम एक अमाइनो एसिड को कोड करना। सिमिलरली यहां अगला कोडोन है GGG, तो इससे अमाइनो एसिड आ जाएगा ग्लाइसिन। अगला यहां पर ले लिया UUU तो आ जाएगा फिनाइलेलेनिन। इसी तरह से अगला आ गया GGG तो इससे यहां पे आ जाएगा ग्लाइसिन। आप देख भी पा रहे हैं, एक कोडोन से एक अमाइनो एसिड, एक कोडोन से एक अमाइनो एसिड आ रहा है। फिर ये सारे अमाइनो एसिड आपस में अगर अटैच हो जाए तो ये पूरी होल पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है। कई सारे पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं तो ये पूरी होल पॉलीपेप्टाइड चेन यहां पे बन गई। अब बात ये आती है, यहां पर एक कोडोन से एक अमाइनो एसिड आया। जब यहां पे कोडोन की बात करें तो ये कोडोन यहां बहुत सारे होते हैं, कई सारे कोडोन होते हैं, और इन्हीं सारे कोडोन्स को मिला के कहा जाता है जेनेटिक कोड। और इसी जेनेटिक कोड की वजह से फाइनली बच्चों ये पूरी होल पॉलीपेप्टाइड चेन कोड होती है। यानी जेनेटिक कोड का काम है पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करना। बात को सुनना, एक कोडोन का काम एक अमाइनो एसिड को कोड करना, कोडोन का काम, कोडोन का फंक्शन अमाइनो एसिड को कोड करना। बहुत सारे कोडोन को मिला के कहते हैं जेनेटिक कोड, और इन सब से मिलकर फाइनली बनती है पॉलीपेप्टाइड चेन। तो जेनेटिक कोड का काम होता है पूरी होल पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करना। यहां बच्चों दिमाग में बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आता है कि 1 कोडोन में कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, एक कोडोन में कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं? 3। अब बात आती है एक कोडोन में ये 3 नाइट्रोजन बेस ही क्यों होते हैं। क्वेश्चन तो ये है कि एक कोडोन में 3 नाइट्रोजन बेस ही क्यों होते हैं। इसमें 1 क्यों नहीं होता, 2 क्यों नहीं होते, 4 क्यों नहीं होते, 5 क्यों नहीं होते। एक कोडोन में 3 ही नाइट्रोजन बेस होते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे क्या लॉजिक है? इस बात को प्रूफ करना बायोलॉजी की सबसे टफ डिस्कवरी में से एक है। यह सबसे डिफिकल्ट टास्क था कि एक कोडोन में 3 नाइट्रोजन बेस होते। कहने में बड़ा आसान है कि एक में 3 ही नाइट्रोजन बेस होते, लेकिन इसको प्रैक्टिकली प्रूव करना बहुत मुश्किल काम था। और इसको प्रूव करने में हर तरह के साइंटिस्ट का इसमें रोल रहा है।
इसमें फिजिक्स के साइंटिस्ट, केमिस्ट्री के साइंटिस्ट, बायोलॉजी के साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, सबका रोल रहा है और सब ने मिल के डिसाइड किया था कि एक कोडोन में 3 नाइट्रोजन बेस होते हैं। इस बात को सबसे पहले समझाने वाले साइंटिस्ट थे जॉर्ज गेमो। मतलब एक में 3 होते हैं, ट्रिपलेट होता है, इस बात को समझाने वाले साइंटिस्ट पहली बार आए थे वो जॉर्ज गेमो थे। गेमो फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं। इन्होंने अपने मैथमेटिक्स के नॉलेज का यूज किया और उस नॉलेज के बेसिस पे बताया कि एक कोडोन में 3 नाइट्रोजन बेस होना चाहिए, यानी ट्रिपलेट होना चाहिए। अच्छा, गेमो साहब ने कैसे अपनी मैथमेटिक्स लगाई होगी, उसी बातों को हम यहां पर भी समझते हैं। मान लीजिए बच्चों, नाइट्रोजन बेस की हम बात करें तो नाइट्रोजन बेस आप जानते हैं 4 टाइप के होते हैं। नाइट्रोजन बेस 4 टाइप के होते हैं। अच्छा, 4 टाइप के होते हैं, आप लोग जानते हैं कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। आरएनए की बात करें तो यूरेसिल। 4 तरह के नाइट्रोजन बेस है और अमाइनो एसिड की बात करें तो 20 है। गेमो साहब के पास क्या चैलेंज है कि उनके पास 4 नाइट्रोजन बेस है और इन 4 नाइट्रोजन बेस से 20 अमाइनो एसिड को कोड करना है। अब यहां पे उन्होंने अलग अलग कंसेप्ट लिए। सबसे पहला कंसेप्ट उन्होंने लिया सिंगलेट का। सिंगलेट का मतलब 1 नाइट्रोजन बेस कोड 1 अमाइनो एसिड। मतलब एक नाइट्रोजन बेस से एक अमाइनो एसिड कोड हो तो इसी को हम सिंगलेट कहते हैं। सिंगलेट का मतलब एक नाइट्रोजन बेस से एक अमाइनो एसिड कोड होना चाहिए, उसको हम सिंगलेट कहते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए ये नाइट्रोजन बेस बताओ कितना है? 1 है और इस 1 से यहां एक अमाइनो एसिड आ गया मिथ्योनिन। ऐसा होता नहीं है, सिखाने के लिए बस, कि इस एक से ये एक आ गया, फिर इस एक से एक आ गया। एक नाइट्रोजन बेस से बताओ कितना अमीनो एसिड आ रहा है? एक आ रहा है। एक से एक का आना इसको सिंगलेट कहते हैं। फिर बच्चों इससे आ गया एक, फिर इससे आ गया एक, इस तरह से। यहां पे अगर हम ऐसे चलते जाए तो कोडोन 1 2 3 4 बनेंगे, क्योंकि 4 ही नाइट्रोजन बेस है। अरे ये ए तो वापस रिपीट हो गया, अरे तो वही सेम रिपीट हो गया। और अगर यही वही ए है तो फिर से यहां पर मिथ्योनिन आ जाएगा। यानी इसका मतलब यह है कि अगर एक से एक कोड होता है, एक से एक कोड होता है तो नाइट्रोजन बेस 4 होंगे तो कोडोन भी 1 2 3 4 हो जाएंगे, यानी 4 अमाइनो एसिड कोड हो जाएंगे। यानी मिथ्योनिन आ गया तो रिपीट हो रहा है, अरे वही वापस रिपीट हो रहा है। तो मुझे बताओ, एक से एक कोड करते तो कितने अमाइनो एसिड कोड हुए? 4। ये तो रिपीट हुआ, तो 4 ही तो कोड हुए, तो बाकी 16 का क्या होगा? क्योंकि हमें तो 20 को कोड कराना है, हमें तो 20 को कोड कराना है। यानी अगर सिंगलेट का कंसेप्ट लेते हैं 4 की पावर 1, 4 यहां पर इंडिकेट कर रहा है नाइट्रोजन बेस, 4 तरह के नाइट्रोजन बेस है, और 1 इसलिए लगाया क्योंकि एक से एक कोड हुआ। तो टोटल कोडोन यहां पे बन गए 4, और टोटल 4 है तो कोडेड अमीनो एसिड भी 4 होंगे। अरे 4 ही तो कोड होंगे। रिमेनिंग अमीनो एसिड कितने हो जाएंगे? 16। तो 16 अमीनो एसिड यहां पर बच जाएंगे। जो बात यहां पे समझे, कुछ क्लियर हुई? एक बार फिर सुनना। सिंगलेट का मतलब एक से एक का कोड होना, और एक से एक कोड हो तो 4 ही कोडोन बनेंगे, 4 ही अमीनो एसिड कोड होंगे, 16 यहां पर अभी भी बच जाएंगे। हमें तो सारे 20 को कोड करना है, एक भी नहीं बचाना है, मतलब 0 नंबर में हमें बचाना है, एक भी यहां बचना नहीं चाहिए। यानी ये जो सिंगलेट का कंसेप्ट है पूरी तरह से गलत है। ये कंसेप्ट गलत है क्योंकि इसमें तो 16 अमीनो एसिड बच रहे हैं, ये गलत है। तो गेमो साहब ने कहा सिंगलेट तो हो नहीं सकता। फिर चलते हैं डबलेट के कंसेप्ट पर। डबलेट का मतलब 2 नाइट्रोजन बेस मिलकर एक अमाइनो एसिड को कोड करे, कुछ इस तरह से। यहां पे ये 2 नाइट्रोजन बेस लो और इससे एक अमाइनो एसिड को कोड कराओ, तो ये डबलेट है। 2-2 के पेयर बनाओ, जैसे ये ए और यू का पेयर बनाओ, इससे एक अमाइनो एसिड लाओ। ये भी होता नहीं, बस सिखाने के लिए। यहां पे फिर इन 2 के पेयर से एक अमाइनो एसिड लाओ, फिर इन 2 के पेयर से एक अमाइनो एसिड लाओ। बताओ कितने के पेयर चला रहे हैं? 2-2 के। और 2-2 के अगर पेयर बनाएंगे तो ऐसे 4 है, 2-2 के पेयर बनाते जाए, 4 नाइट्रोजन बेस से 2-2 के पेयर बनाए तो टोटल कोडोन 16 बनेंगे। टोटल कोडोन 16 बनेंगे, और अगर ये 16 बनेंगे तो कोडेड अमाइनो एसिड भी 16 होंगे। अरे जब ऐसे 1 2 3 4 ऐसे 16 होंगे तो ये भी 16 कोड हो जाएंगे, और 16 अमाइनो एसिड कोड हो जाएंगे। कितने बच जाएंगे? 4। तो यहां पर 4 अभी भी बचे रहेंगे। अब आप बताओ ये सही या गलत है? सिंगलेट तो गलत था, बताओ ये सही या गलत है? ये भी गलत है क्योंकि इसमें भी अभी भी 4 बचे हुए। हमें तो सारे 20 के 20 कोड करना है, एक भी नहीं बचाना है बच्चों, एक भी नहीं बचाना है। तो डबलेट का कंसेप्ट भी गलत होता है। अब चलते हैं ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब होता है 3 नाइट्रोजन बेस मिलकर 1 अमाइनो एसिड को कोड करे। 3 क्या होना चाहिए? नाइट्रोजन बेस। ये जो नाइट्रोजन बेस है 3-3 के पेयर बनाते हैं।
अच्छा, अब लेते हैं ट्रिपलेट का कंसेप्ट, यानी 3 नाइट्रोजन बेस मिलकर एक अमाइनो एसिड को कोड करे। ये 1, ये 2, ये 3, इन तीनों ने मिलकर अमाइनो एसिड को कोड किया, जैसे मिथ्योनिन को कोड किया। फिर इन नेक्स्ट 3 ने मिलकर अगले को कोड किया, इन नेक्स्ट 3 ने मिलकर अगले को कोड किया। बताओ कितने के पेयर में चल रहे हैं? 3 के। अब यहां देखिएगा 4 की पावर में 3 लगाया, 4 तो नाइट्रोजन बेस है, 3 के कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो 4 की पावर 3, टोटल कितने बनेंगे? 64। और अगर ये 64 बनेंगे तो 20 अमाइनो एसिड को आसानी से कोड कर लेंगे। ये 64 है तो 20 को आसानी से कोड कर लेंगे, और जब सारे कोड हो जाएंगे तो रिमेनिंग अमाइनो एसिड 0, रिमेनिंग एक भी नहीं बचेगा, रिमेनिंग 0 हो जाएंगे। और जब एक भी नहीं बचा तो इसका मतलब ये कंसेप्ट सही है। ये गलत है क्योंकि 16 बच रहे थे, यहां 4 बच रहे थे, यहां एक भी नहीं बच रहा, मतलब ये सही है। तो बताओ सिंगलेट सही या डबलेट या ट्रिपलेट? आप बताइए। ट्रिपलेट सही होता है। बताओ ट्रिपलेट सही क्यों होता है? क्योंकि इसमें सारे के सारे कोड हो जाते, एक भी नहीं बचता, और एक भी नहीं बचता मतलब यही कंसेप्ट यहां पर क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। तो ये कंसेप्ट सही होता है। क्लियर? ये बात किसने बताई? गेमो ने। गेमो साहब ने सबको बताना चालू किया कि हमने यहां पर मैथमेटिक्स से बता दिया कि एक कोडॉन में 3 होना चाहिए। गेमो साहब से कुछ बायोलॉजिस्ट मिले, उन्होंने कहा कि ये जो बात आपने मैथमेटिक्स से समझाई है, इसे आप प्रैक्टिकली प्रूव करके बताओ। मतलब ये बस मैथमेटिक्स से नहीं चलेगा, क्योंकि आपने तो ट्रिपलेट लिया, अगर हम टेट्राप्लेट ले लेते, अगर हम टेट्राप्लेट ले लेते तो टेट्राप्लेट का मतलब होता 4 नाइट्रोजन बेस कोड 1 अमाइनो एसिड। 4 की पावर अगर 4 करे तो ये 256 होंगे, और ये भी तो 20 को कोड कर सकते हैं। यहां पर एक भी नहीं बचा तो ये भी तो सही हो सकता है। यानी अगर हम टेट्राप्लेट ले तब भी तो सही हो सकता है। तो हम कैसे मान ले कि ट्रिपलेट ही सही है? गेमो साहब से क्या क्वेश्चन पूछा गया कि आप कह रहे थे कि ट्रिपलेट सही है, अरे ये तो टेट्राप्लेट, पेंटाप्लेट, हेक्साप्लेट कुछ भी हो सकता है, हम कैसे मान ले कि ये ट्रिपलेट ही सही है? ये जो मैथमेटिक्स आप चला रहे हैं इसको बंद करो और इसको आप प्रैक्टिकली प्रूव करो। बायोलॉजी हर चीज का प्रैक्टिकल प्रूफ मांगती है, प्रैक्टिकल प्रूफ मांगती है। आप इसको प्रैक्टिकली प्रूव करो, तब जाके हम मानेंगे कि यह बिल्कुल सही है। गेमो साहब इस चीज को प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं कर पाए, बस उन्होंने मैथमेटिकली बताया, प्रैक्टिकली नहीं समझा पाए थे। और इसी चीज को प्रैक्टिकली प्रूव करने के लिए 3 साइंटिस्ट आए, निरेनबर्ग, मथाई एंड खुराना साहब। और इन तीनों ने प्रैक्टिकली प्रूव करके बताया कि वाकई में जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होते हैं। और कैसे प्रूव किया होगा इस चीजों को अब हम समझते हैं, यानी अब हम इस प्रैक्टिकल प्रूफ को समझने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लेते हैं निरेनबर्ग एंड मथाई के एक्सपेरिमेंट को। निरेनबर्ग एंड मथाई ने सेल फ्री सिस्टम में प्रोटीन को सिंथेसाइज किया था। सेल फ्री को मैं और अच्छे से लिखूं तो इन विट्रो, मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर इन्होंने प्रोटीन की सिंथेसिस को डेवलप किया था कि प्रोटीन कैसे बनाया जाए, यानी इन्होंने इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस को डेवलप किया था। यहां पर इन्होंने सबसे पहले एक आरएनए बनाया था, सबसे पहले इन्होंने आरएनए बनाया था। और ये जो इन्होंने आर्टिफिशियल आरएनए बनाया था वो एंजाइमेटिकली डेवलप किया था। प्रोटीन बनाने के लिए पहले आरएनए तो चाहिए, तो इन्होंने सबसे पहले आरएनए बनाया। ये आरएनए आर्टिफिशियली तैयार किया गया था एंजाइम की हेल्प से। बात आती है वो एंजाइम कौन सा था। यहां एक स्पेशल एंजाइम यूज किया गया था जिसका नाम है सीवेरो ओखा एंजाइम। सीवेरो ओखा एंजाइम, इसी को एक नाम और दे सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। सीवेरो ओखा एंजाइम, इसी का दूसरा नाम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। सीवेरो ओखा ये बच्चों साइंटिस्ट का नाम है, एक जापानी साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, तो साइंटिस्ट के नाम पे इसको सीवेरो ओखा नाम दिया गया। इसका एग्जैक्ट नाम तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। बात आती है इस एंजाइम की क्या खासियत है। इस एंजाइम की खास बात ये होती है कि ये एंजाइम आरएनए बनाता है लेकिन विदाउट डीएनए टेम्पलेट। बिना डीएनए के ये आरएनए बना सकता है। हमने अभी तक क्या पढ़ा है, डीएनए से आरएनए बनता था, डीएनए से आरएनए बनता था, लेकिन यहां तो बिना डीएनए के आरएनए बना देता है, विदाउट डीएनए आरएनए बना देता है। बहुत अजीब बात है। अच्छा, ये बिना डीएनए के आरएनए बना सकता है, ये इस एंजाइम की खासियत थी। सबसे पहले निरेनबर्ग एंड मथाई ने क्या किया, एक बच्चों ऐसी टेस्ट ट्यूब ली, इस टेस्ट ट्यूब में यूरेसिल के मॉलिक्यूल लिए। समझाने के लिए 1 2 3 4 5 6 यूरेसिल के मॉलिक्यूल ले लिए। अब इन यूरेसिल के मॉलिक्यूल को यहां पर अटैच करना है, इनको अटैच करना है। इनको अटैच करने के लिए इनकी चेन बनाना है। इनकी चेन बनाने के लिए उन्होंने इसके अंदर मिलाया सीवेरो ओखा एंजाइम। अब ये सीवेरो ओखा एंजाइम एंजाइमेटिकली इन सबको आपस में जोड़कर इनकी चेन बना देता है।
अच्छा, ये जो यूरेसिल की चेन बनी, मतलब एक तरह से यहां आरएनए तैयार, ये यूरेसिल की चेन वाला आरएनए तैयार हुआ। इस आरएनए के अंदर ओनली यूरेसिल थे। आरएनए बनाने के बाद अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर नीरेनबर्ग एंड मथाइन ने प्रोटीन बनाने की सारी रिक्वायर्ड चीजें डाल दी, सब कुछ इसमें अंदर डाल दिया। इसके अंदर यहां पर उन्होंने सारे 20 अमीनो एसिड डाले। यहां पर मिथ्योनिन को डाला, एलेनिन को डाला, फिनाइल एलेनिन को डाला, सेरिन को, ट्रिप्टोफेन को, सारे 20 अमीनो एसिड डाले गए, टीआरएनए डाले गए, राइबोसोम्स डाले गए, मैग्नीशियम आयन डाले गए और अल्टीमेटली इस आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस किया। अच्छा, ये प्रोटीन टेस्ट ट्यूब के अंदर बना रहे हैं, इसलिए लिखा गया सेल फ्री सिस्टम, बिना सेल के बना रहे। प्रोटीन का सिंथेसिस बिना सेल के बना रहे हैं, इसलिए इसको सेल फ्री सिस्टम कहते हैं। तो सेल फ्री सिस्टम में उन्होंने प्रोटीन बनाया। इस प्रोटीन के अंदर अब अमाइनो एसिड उन्होंने चेक किए। जब इस यूरेसिल से फाइनली जो अमाइनो एसिड की चेन बनी, इसमें यहां पर फिनाइल एलेनिन के 2 मॉलिक्यूल आए। कंसेप्ट को सुना बच्चों अच्छे से, बहुत ध्यान सुनने की बात है। यूरेसिल के 6 मॉलिक्यूल लिए, यहां पर सारे अमीनो एसिड डाले, लेकिन आया केवल फिनाइल एलेनिन, और उनके भी कितने मॉलिक्यूल आए? 2 मॉलिक्यूल्स आए। अब इससे नीरेनबर्ग मथाइन ने क्या कंक्लूजन निकाला? सोचो जरा, आप भी दिमाग लगाना। अगर यहां सिंगलेट का कंसेप्ट होता, पहले बताओ सिंगलेट का मतलब, एक नाइट्रोजन बेस से एक अमीनो एसिड, इससे यहां पर एक अमाइनो एसिड आता, इससे यहां एक आता, यहां 6 यूरेसिल है तो यहां पर अमाइनो एसिड भी 6 आते। यानी सिंगलेट का कंसेप्ट होता, अगर यहां पर सिंगलेट का कंसेप्ट होता तो इससे यहां पर 6 अमाइनो एसिड आते। सिंगलेट होता तो 6 अमाइनो एसिड आते, लेकिन आ कितने रहे? प्रैक्टिकली चेक किया गया तो 2 आ रहे। इसका मतलब सिंगलेट तो गलत है। अब बताओ सिंगलेट कब सही होता? अगर यहां पर अमाइनो एसिड 6 आ जाते तो हम कहते सिंगलेट सही है, लेकिन यहां पर 2 अमाइनो एसिड आ रहे हैं, इसका मतलब सिंगलेट का कंसेप्ट तो गलत है। फिर उन्होंने यहां पे सोचा डबलेट का लेते। डबलेट लेते मतलब ऐसे 2-2 के कॉम्बिनेशन बनाते, इन 2 का, फिर इन 2 का, इन 2 का, ऐसे 2-2 के कॉम्बिनेशन बनाए। इन 2 से 1 आएगा, इन 2 से 1 आएगा, इन 2 से 1 आएगा, टोटल कितने आएंगे? 3। अगर डबलेट लेते तो ऐसे 3 अमाइनो एसिड आने चाहिए थे। डबलेट लेते तो 3 अमाइनो एसिड आने चाहिए थे, लेकिन कंसेप्चुअली आए कितने? 2 ही आए। इसका मतलब डबलेट का कंसेप्ट भी गलत है। अब लेते हैं ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब इन 3 से मिलकर 1 आए, इन 3 से मिलकर 1 आए, 3 से मिलकर 1 आए, 3 से मिलकर 1 आए, तो बताओ इन 3 से 1, इन 3 से 1, मतलब 2 आने चाहिए। यानी ट्रिपलेट का कंसेप्ट होता तो 2 अमाइनो एसिड आने चाहिए। और आप ही बताइए प्रैक्टिकली कितने आए? प्रैक्टिकली आए भी 2 ही। इसका मतलब ये ट्रिपलेट का कंसेप्ट ही सही है, यही सही है। सिंगलेट गलत है, डबलेट गलत है, यहां पर सही होगा तो ओनली ऑन ट्रिपलेट, या ट्रिपलेट का कंसेप्ट सही है। आगे बढ़ते हैं। अगर ये टेट्राप्लेट होता, टेट्राप्लेट मतलब इन 4 से यहां पर 1 आ जाता, फिर 2 से तो आता नहीं। अगर यहां टेट्राप्लेट लेते तो 1 अमाइनो एसिड आता, लेकिन आए 2 है, इसका मतलब टेट्राप्लेट भी गलत है। सिंगलेट गलत, डबलेट गलत, टेट्राप्लेट गलत, बताओ कौन सही है? ट्रिपलेट ही सही है। यानी यहां से प्रैक्टिकली प्रूफ हो रहा था कि जो कंसेप्ट लिया गया वो ट्रिपलेट का ही सही है। सिंगलेट, डबलेट, टेट्राप्लेट, पेंटाप्लेट सब कुछ गलत होता है, केवल ट्रिपलेट सही होते हैं। और ये बात नीरेनबर्ग मथाइन ने किस तरह से प्रैक्टिकली प्रूफ की, ये आप ध्यान रखिए। इन्होंने इस चीज को प्रूव करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज किया? सीवेरो-ओखा एंजाइम। इस एंजाइम की क्या खासियत है? बिना डीएनए के आरएनए बना देता है, यह खास बात है। बिना डीएनए के ये आरएनए बना देता है, ये इसकी सबसे मेन बात थी। क्लियर? तो ये जो बातें यहां समझाई, ये अच्छे से आना चाहिए। अच्छा, यहां पे एक बात मुझे बताओ, थोड़ा साइंटिफिक तरीके से हम भी सोचें। इसके अंदर सारे अमाइनो एसिड डाले गए, लेकिन आया फिनाइल एलेनिन। टेस्ट ट्यूब में तो उन्होंने आर्टिफिशियली सारे डाले थे, लेकिन यहां पर जो चेन बनी उसमें केवल फिनाइल एलेनिन आया। इससे आप क्या सीखे? इससे हम ये सीखे कि यू केवल फिनाइल एलेनिन को कोड करता है, बाकी किसी भी अमीनो एसिड को यहां पर नहीं ला रहा है। अरे बात समझ में? और ये याद रखना, कोडोन का काम अमीनो एसिड बनाना नहीं है, बने हुए तो पहले से है। अब ये डिसाइड करना कि कौन आएगा, तो यू हमेशा फिनाइल एलेनिन को डिसाइड करता है। सबसे पहले हमें इसी कोडोन के बारे में पता चला। किसके बारे में? यू के बारे में। तो यू के बारे में सबसे पहले पता चला, तो हम कह सकते हैं यू इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड कोडोन। तो फर्स्ट डिस्कवर्ड कोडोन कौन सा था? यू। और इसकी डिस्कवरी का काम किसने किया था? नीरेनबर्ग एंड मथाइन ने। यहां एक बात मुझे बताइए, इसमें जो चेन ली गई वो यूरेसिल की ली गई। अब सेम इसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया। इस बार यहां यू को हटा के सी ले लिया गया, जैसे कुछ इस तरह से यहां पर चेन बनाते।
यहां पर इस बार समझाने के लिए ए ले लिया। अच्छा ए ले लिया, अब इन ए को यहां पर अटैच करना है। आप ही बताना बेटे कौन सा एंजाइम डाला जाए। इनको अटैच करने के लिए यहां पर सीवेरोका एंजाइम लिया गया। सीवेरोका एंजाइम ने इन सबको आपस में अटैच कर दिया, ये अटैच हो गए। अब ये बन चुका है आरएनए। फिर उस आरएनए से फाइनली प्रोटीन बनाएंगे। उसमें टेस्ट ट्यूब में सारी चीजें डाली गई। यहां एडेनिन के पहले काउंट करो कितने मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4 5 6। और इससे फाइनली जब यहां प्रोटीन बना तो उसमें अमाइनो एसिड 2 आए, लाइसिन और दूसरा भी लाइसिन। इससे आप क्या सीखे? इससे हम ये सीखे कि इन 3 ने मिलकर लाइसिन को कोड किया, यानी लाइसिन का कोडोन ए होता है। मतलब इन 3 से ये आया और इन 3 से ये आया। तो एक अमाइनो एसिड को लाने के लिए, इस एक को लाने के लिए कितने नाइट्रोजन बेस चाहिए? 3। एक को लाने के लिए 3 नाइट्रोजन बेस चाहिए। मतलब ट्रिपलेट का कंसेप्ट ही सही है। सिंगलेट डबलेट गलत होता है, ट्रिपलेट ही सही होता है। जैसे यहां पर एडेनिन का पॉलीमर बनाया, इसी तरह से यहां पर अगली बार लिया गया साइटोसिन। अब आप बताना, अटैच करना है, आरएनए की चेन बनाना है, कौन सा एंजाइम? सीवेरोका एंजाइम। और ये एंजाइम बिना डीएनए के, कोई डीएनए काम में नहीं ले रहे, बिना डीएनए के इनको आर्टिफिशियली ज्वाइन कर देता है। अब ये जो आरएनए बना, इससे प्रोटीन बनाया गया। और उस प्रोटीन के अंदर जब अमाइनो एसिड चेक किए गए तो 2 आए प्रोलीन प्रोलीन। बताओ इससे क्या सीखे? इससे हम ये समझ पाए कि सीसीसी, ये सीसीसी ये कोड करता है प्रोलीन को, और ये सीसीसी ये कोड करता है प्रोलीन को। यानी प्रोलीन का कोडोन कौन सा होता है? सीसीसी होता है। ये हम पता कर पाए। इसी तरह से इस बार लिया गया ग्वानिन। फिर वही सीवेरोका एंजाइम डाला गया, लेकिन यहां पर ग्वानिन का ये पॉलीमर नहीं बनता। ग्वानिन में इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता, तो ये ग्वानिन का प्रॉपर पॉलीमर डेवलप नहीं हो पाता। ये वो नहीं बना पाए थे। मतलब उन्होंने यूरेसिल का पॉलीमर बनाया, एडेनिन का बनाया और यहां साइटोसिन का बनाया। ग्वानिन का बनता ही नहीं है। क्लियर? अब बताओ, यू तो किसके लिए था? फिनाइलएलेनिन। इसी तरह से ए लाइसिन को कोड करता है। इसी तरह से सीसीसी प्रोलीन को कोड करता है। यानी अमाइनो एसिड के कोडोन पता चल रहे हैं कि प्रोलीन का कोडोन ये है, लाइसिन का कोडोन ये है, फिनाइलएलेनिन का यू है। इस तरह से पता किए गए। अभी तक जो हम बना रहे थे, इन सब में एक ही तरह के नाइट्रोजन बेस है, एक ही तरह के नाइट्रोजन बेस है। तो बताओ बच्चों, ये होमोपोलीमर हुआ या हेट्रो? ये जो पॉलीमर यहां बनाए गए, इस पॉलीमर को क्या कहेंगे? होमोपोलीमर। मतलब दोनों पॉलीमर यहां पर अपने आप में होमोपोलीमर ही कंसीडर होंगे, क्योंकि इनमें एक ही जैसा मॉलिक्यूल है। होमोपोलीमर बनाने में निरेनबर्ग मथाई एक्सपर्ट थे, लेकिन हेट्रोपोलीमर डेफिनेट ऑर्डर में कैसे बनाया जाए, अब ये चैलेंज आया। और इस बात को, चैलेंज को एक्सेप्ट किया था हरगोबिंद खुराना। उन्होंने एक केमिकल मेथड डेवलप की थी, जिसमें उन्होंने हेट्रोपोलीमर को बनाना सिखाया था। अच्छा, इसके लिए उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया था। इसमें डेफिनेट कॉम्बिनेशन से उन्होंने हेट्रोपोलीमर बनाए। अच्छा, कोपोलीमर तो बना ही लेते थे, होमोपोलीमर तो बना ही लेते थे, साथ ही साथ हेट्रो और कोपोलीमर भी उन्होंने बनाना सीखा था। मतलब होमोपोलीमर, कोपोलीमर मतलब हेट्रोपोलीमर ही होता है। तो होमोपोलीमर हेट्रोपोलीमर बनाना इन्होंने सिखाया। अच्छा, होमोपोलीमर तो पहले ही बन चुका था, स्पेशली जो इन्होंने सिखाया था वो था कोपोलीमर्स के बारे में। होमोपोलीमर तो बना ही लेते थे, कोपोलीमर भी बनाया गया। कैसे बनाया गया? इन्होंने वही टेस्ट ट्यूब के अंदर सबसे पहले यू के साथ जी को लिया। केवल यू नहीं लिया, 2 न्यूक्लियोटाइड ले लिए, यू का भी ले लिया, जी का भी ले लिया। फिर उन्होंने एक केमिकल मेथड बनाई और इनसे इनको आपस में जोड़ा। एंजाइम से नहीं, केमिकल की हेल्प से इनको जोड़ा। और जुड़ने के बाद अब यहां बना आरएनए। फिर इस आरएनए से प्रोटीन डिसाइड किए गए। और जब ये प्रोटीन बना तो इसमें कुछ इस तरह से अमाइनो एसिड आए। यहां अमाइनो एसिड आया सिस्टीन, वैलिन, सिस्टीन, वैलिन। इससे आप क्या सीखे? यहां हम ये सीख पा रहे हैं कि यूजीयू, ये 3 मिलकर यूजीयू किसको कोड कर रहा है? सिस्टीन को। इसी तरह से जीयूजी वैलिन को कोड कर रहा है। एक बार फिर सुनना, यूजीयू सिस्टीन के लिए है और जीयूजी वैलिन के लिए। अब बताना, फिर यूजीयू बताओ बच्चों किसके लिए? भाई यूजीयू सेम, तो यूजीयू आ गया तो सिस्टीन, और जीयूजी आ गया तो फिर वैलिन आ जाएगा। अरे बात समझ में आई? मतलब ये इसको कोड करता है, ये इसको कोड करता है। यानी मैं कह सकता हूं सिस्टीन का कोडोन यूजीयू है, वैलिन का कोडोन जीयूजी है। अच्छा, ये जो चेन बनी है इसे हम होमोपोलीमर कहे या हेट्रोपोलीमर। अब ये जो चेन यहां बनाई गई, इस चेन को हम हेट्रोपोलीमर या कोपोलीमर्स कह सकते हैं। ये कोपोलीमर तैयार किया गया और इसको तैयार करने में एक्सपर्ट कौन थे? हरगोबिंद खुराना। मतलब खुराना साहब ने केमिकली इस तरह के कोपोलीमर्स बनाए थे। निरेनबर्ग और मथाई होमोपोलीमर ही बना पाए थे। हेट्रोपोलीमर, कोपोलीमर बनाने का काम
हरगोबिंद खुराना ने किया था। और कैसे इन्होंने बनाया था ये हमने यहां सीखा। अच्छा, इस तरह से यूजी का लिया गया, इसी तरह से सीजी लिया गया, और भी सबके कॉम्बिनेशन बनाए गए और सारे के सारे 20 अमाइनो एसिड के कोडोन पता किए गए। जैसे यहां पे हमने कुछ के पता किए, ऐसे सारे 20 अमाइनो एसिड के कोडोन पता किए गए। कहने में समझने में बहुत आसान है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली प्रूव करना बहुत चैलेंजिंग टास्क था। और ये बायोलॉजी की कहा जाता है सबसे टफ डिस्कवरी में से एक बताई गई, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं था। तो हमने यहां पर क्या सीखा? जेनेटिक कोड सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, टेट्राप्लेट, कौन सा सही है? ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट का आइडिया गेमोसाप का था, उन्होंने मैथमेटिकली आइडिया दिया था, लेकिन प्रैक्टिकल प्रूफ 3 साइंटिस्ट ने किया, निरेनबर्ग, मथाई और खुराना साहब ने। निरेनबर्ग, मथाई ने तो एंजाइम की हेल्प की थी और खुराना साहब ने केमिकली यहां पर आरएनए बनाया था। जो बातें यहां सिखाई गई, क्लियर हुई बच्चों?